हम लोग बेईमानी किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, गद्दारी नहीं कर सकते हैं। हम लोग जदयूवादी हैं, उनको जदयूवादी और हमेशा जदयू में रहेंगे और आने वाला चुनाव भी वो जदयू से ही लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग दल बदलू लोग नहीं है ना कि आज जीते एमआईएम के टिकट से और बाद में राजद को चले ऐसा तो मत बोलिए सर। राजद के बाद फिर किसी दूसरे दल में आपको शोभा नहीं देता है। ये हमारे आपके नेता शीर्ष नेतृत्व क्या कहते हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। वो तो अलटते पलटते पलटी पलटी मार मार के पलटू राम हो गए। जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों के मज़ारों पर, दरगाहों पर, मुसलमानों के मस्जिदों पर, मदरसों पर कब्जा हो जाएगा, आप कैसी बात कर रहे हैं? एक तरफ हमारे पास फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 29 एंड 30 है, जो क्लियरली मेंशन कर रहा है कि अल्पसंख्यकों को अपने पसंद के धार्मिक संस्थान, शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। और ना केवल खोलने का अधिकार, उनको उसके मैनेजमेंट और उसको चलाने का भी अधिकार है। लोग एक ही बार ठगे जाते हैं, बार बार नहीं ठगा जा सकता है। याद कीजिए, अभी जो आपको रुस्तुम अली अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनकर तैयार है पूरी शान के साथ, किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बिल्डिंग बनकर तैयार है जिसमें पूरे बिहार के बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। इन्हीं बिल्डिंगों को उन्होंने डिटेनेशन सेंटर कहा था कि एनआरसी के नाम पर यहीं पर ठूसा जाएगा सबको। आप एक ही बार ठग सकते हैं। आपने कहा हक छीन कर लाएंगे, ओवैसी स्कूल, ओवैसी हॉस्पिटल। क्या वो अगला सवाल है, क्या वो सपना हमें बार बार दिखाकर ठगेंगे? एक बार ठग सकते हैं। अगला सवाल है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, किशनगंज में एम्स बन रहा था, लेकिन किशनगंज के एम्स की जमीन उसमें अरंगा लगा के इसको दरभंगा भेज दिया गया। अगर किन लोगों ने लगाया अड़चने जो लगाए, आप जग जाहिर है, आप भी बता दीजिए, आप भी जानते हैं। आप नाम बता। अभी जो सांसद हैं हमारे, उनके तरफ से भी अड़चन लगाई गई, उनके तरफ से भी प्रयास नहीं किया गया। मौलाना असरारुल हक के समय में जब हमारे पास एम्स आया, उसके लिए ज़मीन के बारे में जो भी प्रॉब्लम था, ये ज़मीन को चिन्हित करने की बात थी। ज़मीन को चिन्हित करके मास्टर मुजाहिद ने भेजवाने का काम किया, लेकिन वो बना नहीं क्योंकि हमारे सांसद महोदय ने उसके लिए प्रयास नहीं किया। नहीं तो किशनगंज के पास एम्स होता, वो एम्स आज यहाँ से दरभंगा चला गया। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। साथियों, हमारे माशरे में घर का बेटा, वो बेटा जो सबसे अच्छा होता है, उसे लोग डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, प्रोफेसर बनाते हैं। और जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर होता है, नकारा होता है, तो या तो उन्हें कारोबार से जोड़ दिया जाता है या फिर उन्हें सियासत की ओर धकेल दिया जाता है। आमतौर पर हमारे समाज में यही होता है। लेकिन हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जैसे विश्व स्तरीय इदारे से, शैक्षणिक संस्थान से हायर एजुकेशन हासिल की और आज राजनीति में सरगर्म है, सियासत में सरगर्म है। समझना चाहेंगे कि सियासत में एक पढ़े लिखे आदमी का आना कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो फिर पढ़े लिखे लोग सियासत से दूर क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं गांव मोहल्ला के सारे व्यूअर्स और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, सारे व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करूंगा कि आज मुझे इस प्लेटफॉर्म में, जो गांव मोहल्ला किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और ख़ास करके जो हमारे निहाल अख्तर पयामी साहब हैं, मैं खुद उनका फ़ैन हूं, उनके रिपोर्टिंग करने के अंदाज़ का। और मेरी आज खुशनसीबी है कि आज मैं आपके प्लेटफॉर्म में आया हूँ और इंशाल्लाह आपके सारे सवालों का बेहतर जवाब देने का प्रयास करूँगा। देखिए, राजनीति में एक लोगों का माइंडसेट बना हुआ था कि पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं, शिक्षित बुद्धिजीवी लोग नहीं आते हैं। अगर राजनीति में बुद्धिजीवी और शिक्षित पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो राजनीति स्वच्छ राजनीति नहीं होगी। आज लोकतंत्र और देश की मांग है कि पढ़े लिखे युवा बुद्धिजीवी राजनीति से जुड़ें और अपने राजनीतिक जो अधिकार हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, जो संविधान ने हमें प्रदान किए हैं, उनको खुद भी एंजॉय करें और उसको जनता के लिए भी जो है, उसकी जनता के लिए भी जागरूक करने का उनको प्रयास करें। और जनता की जो भागीदारी होनी चाहिए लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित सरकार है, इसको युवा ही इस परिभाषा को साकारित कर सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि बुद्धिजीवी आएंगे तभी राजनीति स्वच्छ होगी, राजनीति से अपराधीकरण दूर होगा, राजनीति से भ्रष्टाचार दूर होगा और राजनीति में नैतिकता आएगी। चलिए, तो पॉलिटिक्स में एजुकेटेड लोगों का आना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले कि हम दूसरे सवालात की तरफ जाएं, हम आपको मुख्तसर में हम जो है आपको बताना चाहते हैं डॉक्टर नूर साहब के बारे में। बेहतर यही होगा कि डॉक्टर नूर साहब खुद अपने बारे बताएं कि इन्होंने एजुकेशन कहाँ से ली, कहाँ से इनकी वाबस्तगी है और सियासत में कैसे आए, राजनीति में कैसे आए, उस पर ज़रा बताएं सर। मेरी जो स्कूलिंग है, जो मैट्रिक मैंने किया किशनगंज में, एक बहुत ही फेमस नेशनल हाई स्कूल है, मैंने वहीं से मैट्रिक किया था। और फिर मारवाड़ी कॉलेज, जो किशनगंज में एकमात्र कॉलेज है जो अब पूर्णिया यूनिवर्सिटी में है, उससे मैंने +2 इंटर किया। और इंटर करने के बाद मैंने पटना के एन कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और MA
एमए इन ह्यूमन राइट एंड ड्यूटीज़ जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से मैंने कंप्लीट किया, जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा। उसके अलावा मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमन राइट्स में अपना पीएचडी भी कंप्लीट किया। पीएचडी में जो मेरा थीसिस था वो पूर्णिया और किशनगंज डिस्ट्रिक्ट पे ही डिपेंड है, और ये आपको गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन से रिलेटेड था। तो इस टॉपिक पर मैंने किशनगंज में अपना पूरा सर्वे का काम किया। यानी प्राइमरी एजुकेशन में हमारे किशनगंज और पूर्णिया की बच्चियाँ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के तहत जो गोल था अचीव प्राइमरी एजुकेशन, उसमें कितना हम लोगों ने उसमें अचीव किया, क्या सफलता रही, क्या विफलता रही, इस पर मैंने अपना थीसिस भी लिखने का काम किया है। लेकिन एजुकेशन का फील्ड छोड़ करके आप कहीं ना कहीं कंप्लीटली सक्रिय हैं, है ना, पॉलिटिक्स में कंप्लीटली सक्रिय हैं, तो ये जो बदलाव है इसको ज़रा बताएं। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जब लॉकडाउन में मैं दिल्ली से घर आया, परिस्थितिवत घर से आना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन दिल्ली में लगा हुआ था, परिवार भी मेरी वहीं थी। तो परिवार के लोग भी डर गए कि आपको घर आना है। तो हम लोग जब यहाँ घर आ गए, ऑनलाइन क्लासेस यहाँ से मैं ले रहा था दिल्ली के लिए, और दिल्ली के कई प्रतिष्ठित आईएएस के कोचिंग में, चाहे वो आपका चाणक्य आईएएस एकेडमी हो या बाजीराम आईएएस एकेडमी हो, एनालिटिक्स आईएएस एकेडमी हो, उसमें भी मैंने जो है शिक्षण का कार्य किया। और मेरे कई स्टूडेंट अभी सिविल सर्विसेज में आईएएस, आईपीएस, इवन बीपीएससी में भी जॉब में हैं। वो एसडीपीओ हैं, वो डीएसपी हैं, वो बीडीओ हैं, वो आईपीएस ऑफिसर हैं, वो आईआरएस हैं। लेकिन जब मैं किशनगंज आया तो मेरे दिमाग में दिल्ली में हमेशा एक बात गूंजती थी कि मुझे अपने ज़िला के लिए भी कुछ करना है। तो जब मैं यहाँ आया, लॉकडाउन में 6 महीना साल भर घर में रहा, उसके बाद दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक इंस्टीट्यूट यहाँ पर ही खोला जाए और अपने एरिया के बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है एजुकेशन से जुड़े हुए हैं आप। जी जी जी, मेरा संस्थान फ्यूचर लीडर एकेडमी चल रहा है, और उससे माशाल्लाह किशनगंज के बच्चे सिविल सर्विसेज में, उसके साथ साथ बिहार पुलिस, आर्मी और क्लैट जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम में सेलेक्ट भी हुए हैं। और मैं शिक्षण से ही जुड़ा हूँ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग कहानी होगी, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ मामलात हो गए थे किशनगंज में, और उस मामलात को लव जिहाद का रूप दिया गया था। क्या था मामला? प्रेम प्रसंग का कुछ मामला था, जिसमें एक गलत एंगल दिया जा रहा था उसको। शहर में जो सांप्रदायिक सौहार्द था वो बिगड़ने वाला था। ऐसे में जो भी राजनेता अभी किशनगंज के हैं, मैं एकदम आपको पूरी ईमानदारी के साथ बताना चाहूँगा, सारे राजनेताओं को मैंने फ़ोन किया था, चाहे वो कांग्रेस के सांसद महोदय हों, चाहे हमारे अख्तरुल ईमान साहब हों, चाहे हमारे राजद के जिला अध्यक्ष जी हों, सबको कॉल किया गया था। लेकिन कोई भी आगे आकर उस मामले को टैकल नहीं किए, उसमें मदद नहीं किए। और उस समय मैं मास्टर मुजाहिद साहब को भी नहीं जानता हूँ, बहुत पुरानी बात भी नहीं है, मुझे लगता है 2 साल पहले की बात है ये। तो मास्टर मुजाहिद साहब को भी मैं नहीं जानता था। मेरा जो छोटा भाई है एडवोकेट महबूब रजा, उन्होंने कहा कि भैया आप गूगल करके मास्टर मुजाहिद का नंबर निकालिए। मैंने गूगल से मास्टर मुजाहिद साहब का नंबर निकाला। उस समय वो कलकत्ता में थे। हाजियों को, क्योंकि वो हज कमेटी के भी मेंबर हैं, तो हाजियों को वो विदा कर रहे थे हज के लिए। मैंने उनको कॉल किया, और कॉल में उनको मैंने डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि आप मुझे व्हाट्सअप करिए जो भी मैटर है इसको लिखित में। मैं आपको एकदम पूरी यकीन के साथ बता रहा हूँ, पूरे ईमानदारी से। उसके व्हाट्सअप करने के आधे घंटे के अंदर एक्शन हुआ, और उस पर खुद एसपी साहब ने कार्रवाई करने का काम किया। तो मुझे लगा जिस इंसान को मैं नहीं जानता हूँ, उसने एक अननोन कॉल को ना केवल रिसीव किया बल्कि उस पर काम भी किया। फिर मास्टर मुजाहिद साहब का विज़न, उनका जो एक व्यक्तित्व है, उनका जो एक राजनीति करने का तरीका है, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। और धीरे धीरे लेकिन जिस नेता का आप जिक्र कर रहे हैं उन पर यह भी एलिगेशन लगता है कि वो इसी तरह से जो है सबकी मदद करते हैं, सबका सहयोग करते हैं। अच्छों का सहयोग तो हो जाता है, बुरों का भी सहयोग हो जाता है। मसलन कोई अगर दारू का कारोबार कर रहा है तो उसकी भी मदद हो जा रही है, और किसी ने कोई गलत काम कर दिया उसकी मदद हो रही है, तो इसके लिए भी काफ़ी बदनाम हो रहे हैं। देखिए, विरोधियों के पास, विपक्षियों के पास जब कोई जवाब नहीं होता है, जब वो अपने काम को गिना नहीं सकते हैं, तो इसी तरह अरंगल आरोप लगाएंगे। मुझे बताइए ना कि क्या दूसरे पार्टी के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन चाहे वो हमारे प्रेजेंट कोई विधायक हो या सांसद महोदय ही हो, क्या उनसे जुड़े हुए लोग ये काम नहीं करते हैं? मैं आपको यकीनन पूरे प्रूफ के साथ चीज़ों को बता सकता हूँ। लेकिन लोग आरोप लगाते हैं मास्टर मुजाहिद पर। आप मास्टर मुजाहिद को नज़दीक से देखें तो उनका व्यक्तित्व है, वो लोगों के लिए खड़ा रहते हैं, और लोगों के काम को वो इबादत समझकर करते हैं। एक अहम बात समझनी है और जानना ज़रूरी है कि आज की सियासत में विकास की बात कोई नहीं करता, काम की बात कोई नहीं करता, तरक्की की बात कोई नहीं करता, लेकिन जो धार्मिक उन्माद है उसको बढ़ाने के लिए हर किसी की पहल होती है। और जो जितना धार्मिक है, जो जितना कट्टर है, सियासत में वो उतना बेनिफिशियल है, वो उतना जो है साहब अपने आप को उतने ही शिखर पे पहुंचता जा रहा है। तो हमारे लोकतांत्रिक देश में ये जो राजनीति में जो ये जो कुरीति है,
इसको कैसे ख़त्म किया सर? मुझे लगता है कि अगर आज से आप 20 साल पीछे जाए लोकतांत्रिक व्यवस्था में, राजनीति में, अगर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही बात करें तो हमारे रोल मॉडल, उस समय युवाओं के रोल मॉडल आपराधिक प्रवृत्ति के राजनेता थे, जो दबंग तो थे ही और साथ ही साथ राजनीति से वो राजनीति के द्वारा, अपने पद के द्वारा अपराधीकरण को बढ़ावा देते थे और वही युवाओं के रोल मॉडल बनते थे। इसलिए ऐसे युवा राजनीति की तरफ जाते थे जो गलत कामों में, गलत धंधों में लिप्त थे, वही राजनीति को हथियार बनाकर, अपनी दबंगता को दिखाकर ऐसी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाते थे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आप बात करें तो युवा और बुद्धिजीवी लोग राजनीति में आ रहे हैं। अगर आप किशनगंज की ही बात करें तो ऐसे स्टूडेंट जो जेएनयू से अपने शिक्षा कंप्लीट किए हैं, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं फरिंगोरा के, हमारे फिरोज आलम साहब जेएनयू से हैं, वो जदयू के साथ जुड़े हुए हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो लॉयर हो, वो सब लोग अब राजनीति के साथ जुड़ रहे हैं और राजनीति में स्वच्छ छवि के लोग आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज के समय में जो भी राष्ट्रीय लेवल पे भी राजनेता हैं वो स्वच्छ छवि वाले हैं और उनको देखकर अब रोल मॉडल चेंज हुआ है। 20 साल पहले आप जाएं, आपराधिक प्रवृत्ति वाले रोल मॉडल थे, तो ऐसे ही लोग राजनीति में आते थे। आज के समय की बात करें तो पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी, स्वच्छ छवि के लोग आ रहे हैं। तो यकीनन लोकतंत्र में अब विकास की बात होगी। जो धार्मिक उन्माद फैलाकर सांप्रदायिकता के नाम पर वोट मांगा जाता था, अब वो दिन ढल गए। अब आपको विकास के नाम पर वोट मांगना पड़ेगा। विकास के नाम पर वोट मांगना पड़ेगा, ऐसा इनका मानना है, ऐसा इनका कहना है। और बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है, 2025 का चुनाव होना है और उस चुनाव को लेकर के जाहिर सी बात है तमाम तर पार्टियां जो है मेहनत भी कर रही हैं, कोशिश भी कर रही हैं। एक अहम सवाल जो समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, बिहार में मुसलमानों का हितैषी कौन है सर आपके हिसाब से? देखिए, मुसलमानों के हितैषी की अगर बात करें तो कुछ लोग कहेंगे कि ये दल या वो दल, वो कई राजनेताओं का नाम गिनाएंगे, लेकिन मैं आपको साफ लफ्ज़ों में बताना चाहता हूँ, मुसलमानों का हितैषी बिहार में आज़ादी के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री है तो माननीय नीतीश कुमार है। और उसके लिए मैं आपको साक्ष्य भी दूंगा। आप देखिए, एक तरफ वो पार्टियां हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति कर, वो सिर्फ मुसलमानों का वोट लेती थी, दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुसलमानों का वोट अगर उनको मिला या ना मिला कोई बात नहीं है, लेकिन नीतीश सबके हैं, वो न्याय के साथ विकास करते हैं। आज 9000 कब्रिस्तानों का घेराबंदी करवाने का काम आपको नीतीश कुमार ने किया। रोकना चाहेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। आप कब्रिस्तान की बात करेंगे, आप मस्जिदों की, आप जो है मदरसों की बात करेंगे, आप मुस्लिम टीचरों की बात करेंगे, लेकिन आप पर यह भी एलिगेशन लगता है कि जब एनआरसी की बात आती है, एनपीआर की बात आती है, वहाँ पर आप समर्थन नहीं करते हैं। जब जेपीसी की बात आती है, जब जो है वक्फ संशोधन विधेयक की बात आती है, वहाँ पर आप जो है सरकार के साथ खड़े हैं। और मुस्लिम हितैषी कैसे हो गए भाई? मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, इस देश में एनआरसी कौन लेकर आया? इस देश में एनआरसी क्या भाजपा की देन है? कांग्रेस क्या एनडीए की देन है? एनआरसी कांग्रेस की देन है। एंड एनआरसी वाज ओनली फॉर आसाम। और जब बिहार में या पूरे देश में एनआरसी की बात हुई, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, उन्होंने कहा एनआरसी सिर्फ आसाम के लिए था, बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। तो बिहार में कहाँ एनआरसी है? लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के लगातार आपके खुद के पार्टी के जो समर्थक हैं वो भी लगातार जो है इस चीज़ को लेकर के मुखर कर बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुखालिफत करनी चाहिए। भाई वक्फ का मामला जो है मुसलमानों के जज्बात से जुड़ा हुआ है, मुसलमानों के जो आबो अजदाद से जुड़ा हुआ है, मुसलमानों के कहीं ना कहीं ईमान से जुड़ी हुई चीज़ है ये। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। जेपीसी में हमारे इरशादुल्ला साहब जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने बातें रखी, शीर्ष नेतृत्व इवन मुख्यमंत्री तक भी बातें पहुंचाई गई है। देखिए, अभी बिल जेपीसी के द्वारा क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। क्या ये बिल एक्ट बन गया है? अभी भी समय है। शीर्ष नेतृत्व तक ये बात पहुंचाई जा रही है हमारे नेताओं के द्वारा, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह जो भी मुसलमानों की तरफ से, अक़लियत की तरफ से जो डाउट है, एक तो मैं सबसे पहले बात कहूँगा कि आप बिल को पढ़ें, उन बातों पर ना जाएं जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों के मज़ारों पर, दरगाहों पर, मुसलमानों के मस्जिदों पर, मदरसों पर कब्जा हो जाएगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? एक तरफ हमारे पास फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 29 एंड 30 है, जो क्लियरली मेंशन कर रहा है कि अल्पसंख्यकों को अपने पसंद के धार्मिक संस्थान, शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है, और ना केवल खोलने का अधिकार, उनको उसके मैनेजमेंट और उसको चलाने का भी अधिकार है। तो आप लोगों को गुमराह ना करें, बिल को भी पढ़ें, और जो भी डाउट है यकीनन उस पर हम लोग अपनी बात शीर्ष नेतृत्व को रख रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूँगा और मैं अपनी बात ऐड करना चाहूँगा। पिछले दिनों हमने ठाकुरगंज के विधायक सौद असरार का इंटरव्यू किया था और उन्होंने बताया कि भाई जेपीसी बेसिकली चाहती है कि अधिकार जो है मुस्लिम पंथ के पास हो, लेकिन सरकार का मंशा है कि इसकी जिम्मेदारी ज़िला जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, डीएम है, उसके अधीन होनी चाहिए। जाहिर है
डिस्ट्रिक्ट का जो पदाधिकारी होगा, डीएम होगा, वो सरकार के अधीन होगा और वही काम होगा जो सरकार चाहेगी, है ना। तो ऐसे में लोगों को इस बात का डाउट है कि जाहिर है जो चीज़ें अगर हम पहले से ऑर्गेनाइज नहीं किए हुए हैं तो वो तो कहीं ना कहीं खतरे में है ना सर। देखिए, मैं आपको ये नहीं कहता हूँ। हमारे इलाके में कितने कब्रिस्तान है जिसको जो है लोगों ने रजिस्टर्ड कर रखा है, कितने मस्जिदें ऐसी है, कितने ऐसे हैं, कितना मजार ऐसा है जिसको किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है रजिस्टर्ड कर रखा है। क्या नहीं है क्या 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 वक्फ के बारे में जो ये बात हो रही है, किशनगंज में वक्फ के पास कितनी ज़मीन है, वक्फ के ज़मीनों पर कौन कौन सी इमारत बनी हुई है, क्या ये आम मुसलमानों को पता है? नहीं। पहले तो आपके पास जानकारी नहीं है, पहले आप जानकारी लें और बिल के बारे में पढ़ें। हम लोगों ने ट्रिपल तलाक का भी विरोध किया था, मैंने भी किया था, लेकिन आप बताइए क्या ट्रिपल तलाक जो एक सेंटेंस में हम लोग 3 बार बोल देते थे और तलाक हो जाता था, क्या ये कानून सही नहीं है क्या? आप याद करिए जब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, सती प्रथा पर 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयास से विलियम बेंटिंक ने रोक लगाया। उसमें हमारे जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने लोगों का सिग्नेचर कराकर इस प्रथा के समर्थन पे उतरे। उन्होंने कहा यह हमारे धर्म पर चोट है, हमारे संस्कृति पर चोट है। उसी तरह ट्रिपल तलाक पर भी सिग्नेचर कैंपेन चला, लेकिन इस देश में ट्रिपल तलाक कानून बना है ना, क्या ये कानून आप मुझे बताइए सही है या गलत है? क्या उससे मुस्लिम महिलाओं को फायदा नहीं हो रहा है? तलाक की घटनाएं कम नहीं हुई है क्या? उसी तरह हमें सबसे पहले वक्फ बिल के बारे में समझना पड़ेगा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर इससे मुस्लिम पक्ष को नुकसान होता है, यकीनन माननीय मुख्यमंत्री इस पर गौर करेंगे और शीर्ष नेतृत्व तक ये बात हमारे प्रतिनिधि, हमारे नेता पहुंचा रहे हैं, उस पर काम किया जाएगा। अभी ये कानून नहीं बना है और इंशाअल्लाह जो कमियां हैं, जो उसमें ऐसे संशोधन है जिससे कि मुसलमानों को नुकसान होगा, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, तो डॉक्टर नूर साहब का स्पष्ट रूप से कहना है कि भाई ये भी कानून बना नहीं है, प्रस्तावित है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं इनको इस बात का भरोसा है, एतमाद है कि इनके जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं इस पर काम करेंगे और मुसलमानों के हितों में काम होगा। आने वाले वक्त में देखना होगा कि ये कितना हमारे लिए सकारात्मक रहता है। बहरहाल, अब बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर के लगातार आपकी पार्टी तैयारियां कर रही है और प्रगति यात्रा को लेकर के नीतीश कुमार अलग अलग ज़िलों का भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन आपके इस प्रगति यात्रा पर लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि दरअसल ये प्रगति यात्रा नहीं है, चुनावी यात्रा है। एक अहम सवाल ये है, लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी यात्रा में जितने पैसे खर्च कर रहे हैं, इन पैसों को अगर ज़िलों में इन्वेस्ट किया गया होता तो ज़्यादा बेहतर काम होता और पूर्णिया को जिस तरह से मेडिकल कॉलेज दिया गया है, ये सुविधा तो किशनगंज को मिलनी चाहिए थी क्योंकि हम ज़्यादा उसके हकदार हैं। देखिए, वो बिहार के मुखिया हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिहार के मुख्यमंत्री अगर किशनगंज ज़िला आ रहे हैं, देखिए किशनगंज ज़िला को किस तरह से सजाया गया। किशनगंज ज़िला में जो बिल्डिंगें थी, जो सरकारी भवनें थी, उनको रंग रोगन किया गया, सड़कें बनी। मैं तो कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री का दौरा हर 6 महीने में हो, इस बहाने किशनगंज का विकास तो होगा। तो ये जो विपक्षी हैं कुछ तो करेंगे नहीं और मुख्यमंत्री आ रहे हैं और किशनगंज सज रहा है दुल्हन की तरह, ये तो खुशी की बात है, पहली बात। दूसरी बात, किशनगंज को 534 करोड़ रुपए का फंड दिया गया। जहां तक मांग है हॉस्पिटल की, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, किशनगंज में एम्स बन रहा था, लेकिन किशनगंज के एम्स की जमीन उसमें अरंगा लगा के इसको दरभंगा भेज दिया गया। अगर किन लोगों ने लगाया अड़चने जो लगाएं, वो आप जग जाहिर है, आप भी बता दीजिए, आप भी जानते हैं। आप नाम बता। अभी जो सांसद हैं हमारे, उनके तरफ से भी अड़चन लगाई गई, उनके तरफ से भी प्रयास नहीं किया गया। मौलाना असरारुल हक के समय में जब हमारे पास एम्स आया, उसके लिए ज़मीन के बारे में जो भी प्रॉब्लम था, ये ज़मीन को चिन्हित करने की बात थी, ज़मीन को चिन्हित करके मास्टर मुजाहिद ने भिजवाने का काम किया, लेकिन वो बना नहीं क्योंकि हमारे सांसद महोदय ने उसके लिए प्रयास नहीं किया। नहीं तो किशनगंज के पास एम्स होता, वो एम्स आज यहाँ से दरभंगा चला गया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर जदयू का प्रतिनिधि यहाँ से विधायक बनता है तो हम लोग यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल और एम्स बनवाने का काम इंशाल्लाह करेंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगा। चलिए, तो लगातार आप लोग डॉक्टर नूर साहब को सुन रहे हैं और हर सवाल का बेबाकी से इनकी तरफ से जवाब आ रहा है। अब कुछ सवालात ऐसे हैं जिनका हम संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहेंगे क्योंकि हमें लगता है कि वीडियो काफ़ी जो है हमारा लंबा होता जा रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होंगे जो वैकल्पिक तौर पर होंगे, जिसका आपको या तो हाँ या ना में जवाब देना है, या फिर आपके पास ऑप्शन होंगे। ऑप्शन को जो है किसी एक ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। आप चाहे तो दोनों ही ऑप्शन या तीनों ही ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। सीमांचल का असल गांधी कौन, मौलाना असरारुल हक कासमी या तस्लीमुद्दीन? देखिए, सीमांचल गांधी तो अब तक तस्लीम साहब को ही कहा जा रहा है, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि सीमांचल गांधी मौलाना मरहूम असरारुल हक साहब थे। किशनगंज के लिए सुरजापुरियों को रिजर्वेशन दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और आज बिहार में सुरजापुरियों को रिजर्वेशन है और उन्होंने काम भी किया और असल गांधी के हकदार वो हैं। और अब सीमांचल के दूसरे गांधी की अगर बात करें तो मौलाना असरारुल हक साहब के शागिर्द मास्टर मुजाहिद साहब सीमांचल के दूसरे गांधी। अगला सवाल है कि किशनगंज का बेहतरीन नेता कौन?
अख्तरुल ईमान, मुजाहिद आलम या कोई और? मैं तो मुजाहिद आलम को 100% दूंगा, और वो बेहतरीन नेता हैं और उनके पास एक विज़न है विकास का, और वो जनता से जुड़े नेता हैं, 24/7 जनता के बीच रहते हैं। अख्तरुल ईमान क्यों नहीं? अख्तरुल ईमान साहब भी अच्छे वक्ता हैं, वो अच्छा बोलते हैं, उनकी ज़ुबान अच्छी है, माशाल्लाह अलीगढ़ से पढ़े हुए हैं। मैं उनके जो भाषण वो देते हैं, स्पीच देते हैं, मैं उनका कायल हूँ। लेकिन जहाँ आप बात करेंगे एक लीडर के अंदर जो गुण होती है, लीडर सबको लेके चलता है, लीडर जनता से जुड़ा होता है, सिर्फ चुनाव के समय लीडर नज़र नहीं आना चाहिए ना। अगला सवाल हमारा है कि किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का वर्तमान का सबसे सफल विधायक आप किसे मानते हैं? मसलन अख्तरुल ईमान, इजहारुल हुसैन, सऊद असरार, अंजार नेमी, इजहार अस्पी या फिर सैयद रुकनुद्दीन? मैं इनमें से किसी को भी सफल विधायक नहीं मानता हूँ। जो हमारे सदर के विधायक इजहारुल हुसैन, कई लोग विधानसभा के वो उनका नाम तक नहीं जानते हैं। काम तो फिर बताना पड़ेगा उन्होंने क्या किया। हाँ, एक स्पीच के बाद उनको मैं जानने लगा और लोग भी जानने लगे। उन्होंने कहा, जब मैं बचपन में पढ़ता था तो हमारे टीचर और स्कूल में कहा जाता था, पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा बच्चा कभी नहीं। डेट मीन वो चाहते हैं कि सीमांचल के लोग, विधानसभा के लोग बच्चा ही पैदा ना करे, चलिए, और अपने जनरेशन को आगे ना ले जाए। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या फिर कुछ और? मैं मानता हूँ सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है। अगर शिक्षा है तो आपके स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेगी और आप स्वरोजगार हो जाएंगे, आपको रोजगार मिलेगी। तो शिक्षा वो लाइट है, वो प्रकाश है, अगर आपके अंदर आता है, खुद आप जो है उससे प्रकाशवान और ऊर्जावान होंगे, स्वयं आपको रोजगार भी मिलेगी, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार नहीं हो सकता। चलिए, अगला सवाल है सर कि क्या 2020 की तरह इस चुनाव में भी सीमांचल में चलेगा AIMIM यानी ओवैसी का जादू चलेगा? लोग एक ही बार ठगे जाते हैं, बार बार नहीं ठगा जा सकता है। याद कीजिए, अभी जो आपको रुस्तुम अली अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनकर तैयार है पूरी शान के साथ, किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बिल्डिंग बनकर तैयार है जिसमें पूरे बिहार के बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। इन्हीं बिल्डिंगों को उन्होंने डिटेनेशन सेंटर कहा था कि NRC के नाम पर यहीं पर ठूसा जाएगा सबको। आप एक ही बार ठग सकते हैं। आपने कहा हक छीन कर लाएंगे, ओवैसी स्कूल, ओवैसी हॉस्पिटल। क्या वो अगला सवाल है, क्या वो सपना हमें बार बार दिखाकर ठगेंगे? एक बार ठग सकते हैं। अगला सवाल है, क्या इस चुनाव में किशनगंज में NDA का खुलेगा खाता? बेशक खुलेगा खाता, और प्रचंड बहुमत के साथ हमारे नेता मास्टर मुजाहिद साहब जीतेंगे। एक और अहम सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने का खामियाजा उठाएगी जनता दल यूनाइटेड? मैंने आपको ये कहा कि अभी JPC में ये बात थी, JPC में हम लोगों ने अपनी बात रखी है, और ये बिल अभी कानून नहीं बना है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर, उनके एसेंट से ही कानून बनता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि शीर्ष नेतृत्व इस पर गौर करेगा और इसके बारे में लोगों को जागरूक भी किया जाएगा, सिर्फ गलत फहमी ना फैलाया जाए। चलिए, आपने कहा कि मास्टर मुजाहिद आपके जो है आइडियल हैं। क्या मुजाहिद आलम को अगला चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए? एकदम लड़ना चाहिए, और मैं तो कहूँगा एकदम लड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके जैसे नेता को पद पर होना चाहिए। बिना पद पर रहे जब वो इतना काम कर रहे हैं, अगर पद में रहेंगे तो आप समझ जाइए और कितना काम होगा। अगला सवाल है, मुजाहिद आलम के लिए बेहतर विकल्प क्या है? जदयू, राजद या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन? देखिए, मेरे राजनीतिक गुरु हैं मास्टर मुजाहिद साहब, और उनसे मैंने एक बात सीखी है, हम लोग बेईमानी किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, गद्दारी नहीं कर सकते हैं। हम लोग जदयूवादी हैं, उनको जदयूवादी, और हमेशा जदयू में रहेंगे, और आने वाला चुनाव भी वो जदयू से ही लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग दल बदलू लोग नहीं है ना, कि आज जीते MIM के टिकट से और बाद में राजद को चले। ऐसा तो मत बोलिए सर, राजद के बाद फिर किसी दूसरे दल में आपको शोभा नहीं देता है। ये हमारे नेता शीर्ष नेतृत्व क्या कहते हैं? मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। वो तो अलटते पलटते, पलटी पलटी मार मार के पलटू राम हो गए। वो परिस्थिति थी, वो बिहार राज्य के हित में। ये क्या बात हुई भैया, कोई मतलब हुआ? वो बिहार राज्य के हित में ये फैसला लिया गया। अगर नीतीश कुमार NDA के साथ नहीं आते, दूसरे लोग अगर पार्टी बदलते हैं तो उनकी भी अपनी वजूहात रहे होंगे, तो ये क्या मतलब हुआ भाई? आप, ये एक विधानसभा स्तर की बात है और वो पूरे राज्य स्तर की बात है। पूरे बिहार राज्य को मध्यावधि चुनाव अगर होता, आप समझिए संसाधनों का कितना खर्च होता। तो नीतीश कुमार बार बार पलटी मारेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर दूसरे पार्टी का नेता दूसरी तरफ चला जाता है तो वो जो है दूसरी बात हो गई। नीतीश कुमार बिहार के हित में वो कह रहे हैं, हम लोग किशनगंज की बात कर रहे हैं। तो किशनगंज में मास्टर मुजाहिद, नीतीश कोचाधामन का विधायक अगर MIM छोड़कर राजद में जाता है तो वो कोचाधामन के हित के लिए जा रहे हैं ना। क्या हित था उसमें कोचाधामन का? अब ये बताइए, एक विधायक खुद कैपेबल है, लगभग 4 करोड़ रुपया उसको MP लेड फंड में आता है, 5 साल तक आएगा 20 करोड़ रुपया, वो तो विकास के लिए खुद योग्य है।
उसको पार्टी बदलने क्या आप मुझे देखिए देखिए सुनिए मैं कंप्लीट कर लूं। पप्पू यादव अगर निर्दलीय जीतता है तो क्या एक निर्दलीय विधायक को फंड नहीं मिलेगा जो 5 करोड़ रुपया सालाना एमपी साहब को मिलता है जब पप्पू यादव सांसद बने? आपने कहा कि नीतीश कुमार जी एनडीए में इसलिए चले गए ताकि बिहार का विकास हो, और नीतीश कुमार जी का शुरू दिन से जो है साहब स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे थे, 2 बार भाजपा में चले गए, वहां जाने के बाद भूल जाते हैं आप। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा, इसमें भी टेक्निकल और संवैधानिक बात आपको समझनी पड़ेगी। इस देश में विशेष राज्य का दर्जा उन राज्यों को दिया गया जो पहाड़ी या दुर्गम राज्य थे, जो मरुस्थलीय राज्य थे। अगला और अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता, जो हम अभी भी हमारी मांग है, तो आपको जानना पड़ेगा झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल और अदर स्टेट भी विशेष राज्य का दर्जा मांगेंगे। हम लोग इस मांग से पीछे नहीं हटे हैं, अभी भी हमारी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन इसमें जो टेक्निकल बातें हैं उसको भी हम लोग को समझना पड़ेगा। चलिए, एक और अहम सवाल है कि मुजाहिद आलम के लिए सेफ सीट कौन सी है? विधानसभा की हम बात करें तो मास्टर मुजाहिद आलम के लिए कौन सी सीट सेफ है? कोचाधामन, किशनगंज या फिर बहादुरगंज? ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मुजाहिद आलम पूरे चारों विधानसभा के लिए, पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। वो किसी एक विधानसभा के नेता नहीं, वो पूरे लोकसभा और सीमांचल के नेता हैं। शीर्ष नेतृत्व हमें जहां से टिकट देगा हम लोग वहां से मजबूती के साथ लड़ेंगे भी और जीतने का भी काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर नूर साहब। काफ़ी लंबा हमारा जो है साक्षात्कार हो गया है, इंटरव्यू हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूर साहब, बेबाकी से हर सवाल का जवाब दे रहे थे। और इस वीडियो को आप जहां से भी देख रहे हैं, जाने से पहले जो है अपना कमेंट छोड़कर ज़रूर जाइएगा। आपके जहन में किसी तरह का कोई सवाल हो तो वो सवाल भी छोड़कर जाइएगा, ताकि अगली बार इनसे मुलाकात हो तो भिड़ जाएंगे इनके साथ हम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।